Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the chapter chemical coordination and integration and this is the part 1 of this chapter जिसमें हम बात करने वाले हैं about the introduction. ठीक है, और introduction of hormones क्या होते क्या है, endocrinology क्या होती है, endocrine system क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और उस चैनल का नाम है आर्ची वर्मा बायोलॉजी, जिसमें कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है और कोई भी अपना जो भी डाउट है बायोलॉजी के रिगार्डिंग या नीट में कुछ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वहाँ पे सेंड कर सकता है. कोई भी चैप्टर हो सकता है और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री. और वहाँ पे मैं मैंने अपने नीट में यूज़ किए थे नोट्स अपने फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वो मैं सब वहाँ पे भेजने वाली हूँ, तो यू कैन ज्वाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तीनों की स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं और तीसरा हार्मोन्स की स्टडी करते हैं. अब ऐसी ब्रांच को जो कि इस पूरे कम्प्लीटली एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करती है, उस ब्रांच को बायोलॉजी की एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं. ठीक, अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम की हमारी बॉडी में नीड ही क्या है. तो जिस तरीके से हम कभी भी कोई भी चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ रिकॉल कर रहे होते हैं या कोई भी सेंसरी या मोटर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हमें हमारा कम्प्लीटली नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. और कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे डाइजेशन के लिए हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही हमें जब कोई भी फंक्शन लॉन्ग लास्टिंग रखने होते हैं, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए, लाइक हमारी बॉडी अलग अलग चीज़ों में कोऑर्डिनेट करती है. ठीक है, तो हमें डे टू लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर जब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉडी के अंदर, तो एंडोक्राइन सिस्टम उसी तरीके से एक्ट करता है. जैसे कि अगर लेट्स से हमें कोई भी चीज़ रिकॉल करनी है, हम नॉर्मली ब्रेन की हेल्प से और जो भी नर्व्स हैं उनकी हेल्प से वो चीज़ रिकॉल कर सकते हैं. या फिर मान लो हमें कोई हैंड का जेस्चर करना है तो हम वो कर सकते हैं अपना नर्वस सिस्टम की हेल्प से. लेकिन अगर उसी जगह पे मुझे डाइजेशन के लिए कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम को रिलीज़ कराना है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ एंजाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आराम से ही रिलीज़ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उस एंजाइम को रिलीज़ कराने के लिए भी करेक्ट टाइम पर, यानी कि जब फूड हो हमारी गट के अंदर तभी रिलीज़ कराना होता है. तो उसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है. अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि थोड़ी फियरफुल है, जैसे कि हमारे सामने कोई भी सांप आ जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो तभी हमें अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है, जैसे कि हार्ट की बीटिंग फास्ट करानी पड़ती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें करानी पड़ती है जिस वजह से हम उस सिचुएशन पे कोप अप कर जाएं. इस वजह से इस तरीके से हमें एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. हर जगह पे नर्वस सिस्टम इनोवेट नहीं कर सकता, यानी कि हर जगह पे जो नर्व्स हैं फिर न्यूरॉन्स हैं वो ईजिली नहीं जा सकती, तो उस जगह पे हमारे पास हमारे हार्मोन्स जाते हैं. बिकॉज हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और वो हर जगह पे इजीली इनर्वेट कर सकते हैं, हर जगह इजीली जा सकते हैं जहाँ पर न्यूरॉन्स नहीं जा सकते, और इजीली वो जो सिग्नल है वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं. ठीक है, तो जिस तरीके से न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से लेकर सिग्नल एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचाते हैं, ठीक है, तो जब वो सिग्नल्स हमारा ब्रेन इजीली हर एक पर्टिकुलर पार्ट तक नहीं पहुंचा पाता, तो वहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प लेते हैं. ठीक है, बिकॉज हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो कि इजीली ब्लड में बहते हुए ब्लड में डिजॉल्व होकर कि इजीली जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे उन्हें एग्जैक्टली काम करना है वहाँ तक पहुँचा देते हैं उस पर्टिकुलर सिग्नल को. ठीक, न्यूरॉन्स या फिर जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक, अब उसी जगह पे जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, फिर हम भूल भी जाते हैं कि कौन सी ग्लैंड के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर किसके अंदर डक्ट्स नहीं होती. तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर डक्ट्स का एंड हो चुका है. हम इजीली इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट का एंड हो चुका है. लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स होती हैं. बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स मेनली रिलीज़ कर रही होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन से ज़्यादा एसोसिएटेड होती है. ठीक, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, वो डक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करती है, यानी कि एंजाइम्स को रिलीज़ करती है. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, डक्ट के बिना, वहाँ पे डक्ट नहीं होती, डक्ट का एंड हो चुका है, ऐसे याद रख सकते हैं. डक्ट के बिना वहाँ अपने जो उनकी सिक्रीशन है, हार्मोन्स की सिक्रीशन है, उन हार्मोन्स को ईजिली ब्लड में
रिलीज़ कर देती है और वो ब्लड जो है वो जहाँ पे लाइक पूरी बॉडी में फेंके जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो जहाँ पे भी उन पर्टिकुलर केमिकल्स यानी कि उन पर्टिकुलर हार्मोन्स के जो केमिकल्स हैं उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वो वहाँ पर बैठ जाएगा और वहाँ पे जो भी उसको काम परफॉर्म कराना है, जो भी सिग्नलिंग करनी है वो हो जाएगी, ठीक है। जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन्स की वो ये कहती है कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं और वो ब्लड में रिलीज़ होकर के डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन यानी कि जो दूर दूर टारगेटेड ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि हमारे लेट्स से कि अगर मेरा कोई भी हार्मोन है वो पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसका जो एक्शन है उसको मेरे हाथ पे एक्शन करना है, ठीक है। तो उसके रिसेप्टर्स मेरे लेट्स से मेरे हाथ पे उसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन लेट्स से हम मान लेते हैं कि पिट्यूटरी से मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, उसको मेरी हाथ पे, मेरे पैर पे, इन सब पे एक्ट करना है, ठीक है। तो उसके रिसेप्टर्स मेरे हाथ और पैर पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलीज़ हो रहा है वो पिट्यूटरी से, लेकिन उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो दूर एक टारगेटेड ऑर्गन पे उसके रिसेप्टर होंगे जहाँ पे उसको काम कराना है उस पर्टिकुलर हार्मोन को, उस पर्टिकुलर केमिकल को। तो इस तरीके से बोला है। ये क्लासिकल डेफिनेशन है, जिसका मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जो डेफिनेशन थी हार्मोन्स को लेके वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी और वो ये माना जाता था कि जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज़ करती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास कोई डक्ट नहीं होती, और वो टारगेटेड ऑर्गन पे जाकर के रिसेप्टर्स के ऊपर ये हार्मोन्स जब लगते हैं तब कोई सिग्नलिंग होती है और तब वो काम कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे एक नई डेफिनेशन आई है और वो नई डेफिनेशन ज़्यादा करेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर जो हम डेफिनेशन मान रहे हैं ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की या फिर हार्मोन्स की, वो चीज़ें जो हैं वो होराइजन से एक्सपेंड हो रही हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स के लिए एंडोक्राइन टर्म यूज़ करना सही नहीं है, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स ज़रूरी नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड्स हों, लेकिन कुछ सेल्स भी बॉडी में हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी फिर बाद में हम कवर करने लगे, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर जो हमने बोला कि डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। बाद में जो डेफिनेशन यूज़ करी गई उसमें ये माना गया कि हार्मोन्स ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट यानी कि इनमें से कोई, इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक है। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी कि सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह काम करते हैं। सेल के बीच में कोई भी मैसेज पहुँचाना होता है तो उसकी तरफ से काम करते हैं और बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में निकलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन पर ही काम करें, हो सकता है अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ भी होती है। तो इस तरीके से होता है। और ऐसे रिसेप्टर, ऐसे हार्मोन्स जो खुद पे काम करते हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है और वहाँ से ऑर्गन या फिर कोई पर्टिकुलर सेल है, वहाँ से वो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और वो खुद पे ही अपने लिए ही निकलवा रहा है वो हार्मोन, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन, ऐसे ही पर्टिकुलर ग्लैंड को हम ऑटोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन होती है उसको तो हम नॉर्मल बोलते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जनरली आपको देखने को मिलेगी वो ऐसी होती है कि डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन्स होती हैं, यानी कि हार्मोन्स इस वजह से निकलते हैं ताकि वो दूसरी ऑर्गन तक पहुँचाए जा सकें। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसी भी होती हैं, कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स ऐसे, मतलब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर कुछ सेल्स ऐसे भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जो कि अपने लिए ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पे जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो हार्मोन्स हैं उनके लिए डेफिनेशन ये मानी जाती थी कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं और रिलीज़ होने पर ये डिस्टेंटली टारगेटेड यानी कि बहुत दूर की, मतलब बॉडी के अंदर ही कोई बहुत दूर के ऑर्गन की तरफ पहुंचाए जाएंगे और वहाँ पे जाके ये एक्शन करते हैं, और बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करती हैं, ये माना जाता था पहले। लेकिन आज के टाइम पे डेफिनेशन को रिफाइन किया गया है और इसकी वजह से जो पर्सपेक्टिव है हार्मोन्स को देखने का या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखने का वो बदल चुका है। और भी चीज़ें, यानी कि और भी जो सेल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल्स भी होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, ठीक है, वो भी है। एंड ये पर्टिकुलर कोई ग्लैंड नहीं है हार्ट, ठीक है। ये कोई किडनी जैसे हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ये कंप्लीटली कोई ग्लैंड्स नहीं है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है। जैसे हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है और जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं और काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना हमारे अंदर है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो नंबर ऑफ़ हार्मोन्स है वो काफ़ी हद तक हाई हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। इवन वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे मैं अपना कंपेयर करूँ ह्यूमन का और फ्रॉग का, तो फ्रॉग के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस नहीं होता, लेकिन ह्यूमन्स के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पिट्यूटरी हो गई, थाइमस हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड, थायराइड, वो सारी की सारी सेम होती हैं, बस उसके पास यानी कि फ्रॉग के पास हाइपोथैलेमस नहीं होती जो कि हमारे पास होती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ह्यूमन, जैसे मैंने बताया आपको कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज़ और सेल्स आते हैं जो कि अब नई डेफिनेशन के अंदर आने लगे हैं, या फिर उनको हमने कंसिडर कर लिया न्यू डेफिनेशन के अंदर, जिसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही कंसिडर होंगी एज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर
आज की डेट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो मोटी मोटी ग्लैंड्स होती है, जैसे पीनल ग्लैंड हो गई, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड हो गई, एसेट्रा, ये सब तो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन कुछ सेल्स जो कि पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हैं, या फिर कुछ टिश्यूज़ जो कि पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हैं, जो कि हार्मोन्स कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हार्मोन्स की डेफिनेशन वही होगी, नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो कि डिस्टेंटली, ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंटली टारगेटेड ऑर्गन पे भेजना है, वो पहले की डेफिनेशन में था, लेकिन हो सकता है कि अपने ऊपर के लिए भी रिलीज़ कर रहे हो सकता है कि डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन के लिए भी यूज़ कर रहे हों। बेसिकली हार्मोन्स का मतलब यही होता है। हार्मोन्स एक ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर या तो एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर कोई भी टिश्यूज़ या फिर सेल्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो रिलीज़ कर रहे हैं, बस इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे, ठीक है। और इन द होप कि जो मैसेज है वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके। अब वो टारगेटेड ऑर्गन हो सकता है कि वो खुद भी हो, और हो सकता है कि बहुत दूर लोकेटेड ऑर्गन भी हो, ठीक है। और ये बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक। नाउ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या फिर जो डिफ्यूज टिश्यूज़ है, सेल्स हैं, ये पूरी बॉडी में ऑब्वियसली बता डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, दूसरी है पिट्यूटरी, तीसरी है पीनल ग्लैंड, फिर चौथी है थायराइड, उसके पीछे ही पैराथायराइड, एंड देन हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे यानी कि स्टर्नम जो है, ठीक है, स्टर्नम के जस्ट पीछे थाइमस एंड पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो होती है ना वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज जो होती है वो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव भी करती है, यानी कि उसके पास डक्ट्स भी होती हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज़ करने में मदद करती हैं, जब हम डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं जो। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट के लिए, तो यहाँ पे हार्मोन्स भी रिलीज़ कर रही होती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारी किडनीज होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट होते हैं फर्दर, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। उसके बाद हमारे पास गोनाड्स होते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं एंड मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।